स्वागत है रेनबो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का। और आप लोग जुड़ गए हैं जीवों में जनन चैप्टर के लिए। और जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। जीवों में जनन तो ऐसे सुने हैं कई तरह से होती है। तो जीवों में जनन जो होता है वो जीवों में जनन का कई पार्ट्स हैं। और इस पार्ट्स में हम चाहेंगे कि जीवों में जनन जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को आप सब लोग बेहतर ढंग से समझें। तो देखिए टॉपिक है यहाँ जीवों में जनन। और जीवों में जनन भाग में हम लेकर चलना चाहेंगे कि आखिर जीवों में जनन जो भाग है उसमें मुख्य रूप से चलिए यहाँ से हम लेकर चलना चाहेंगे। तो जीवों में जनन और जीवों में जनन भाग क्या बतलाता है। जीवों में जनन का जो माध्यम है वो माध्यम जो है वो दो तरह से है। माध्यम दो तरह से है। एक इसमें बात करेंगे तो एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा की जब बात करेंगे तो दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या है? सेक्सुअल में है कि कोई जीव जब अपने मेल हो और दूसरे फीमेल उसके साथ हो तो मेल और फीमेल के मिलने से होने वाले जो जनन की क्रिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जब जनन की क्रिया में जब एक अकेला जीव भाग लेता है तो ऐसे जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस कर पाना कोई भारी बात नहीं है। उसी तरह से आप लोग को जो नेक्स्ट भाग है वो नेक्स्ट भाग है जनन। कहता है जनन में आखिर क्या होती है। तो प्रकृति में किसी भी जाति के जीवों को आबादी बनाए रखना चाहते हैं तो जीवों की जाति का आबादी को बनाए रखने के लिए एक माध्यम है जनन। तो जनन के माध्यम से जाति के जीवों का आबादी यहाँ बना रहता है। इसमें क्या कहता है आइए इस लाइन से देखते हैं कि नए जीव उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन क्या है? यह जैविक प्रक्रिया है, बायोटिक प्रोसेस है। और बायोटिक प्रोसेस में हर जीव अपने ही जैसे फर्टाइल जीवों को जन्म देता है। फर्टाइल समझिएगा इस बात को कि फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को जन्म होता है। फर्टाइल मतलब उसे कहते हैं जो जन्म लेने के बाद वो बड़ा हो जाए और बड़ा होकर अपने जनकों की तरफ व्यवहार करता हो। तो वैसे गुण को फर्टाइल माना गया है। इसमें और क्या कहता है कि जनन प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हाँ बात सही है। यानी हर कोई जानते हैं कि हमसे पहले भी कई पीढ़ियाँ आई, हमारे बाद भी पीढ़ियाँ आएगा ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रोसेस चल रहा है। तो हमारे पहले भी पीढ़ियाँ, हमारे बाद वाली पीढ़ी और उसके बाद भी पीढ़ी बना रहेगी। जनरेशन टू जनरेशन जो जनरेट होगा तो यह क्या है? जनन ही तो है। और जनन करना जीवों का एक प्रमुख गुण होती है। विज्ञान भी बताता है कि जब जीवों में हार्मोनल स्राव हो, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इन एवरी ऑर्गेनिज्म, तो उसका जो लास्ट जो रिजल्ट आती है वो फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो जीवों में जनन करना एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से हमारी आबादी, प्रजातियां बना रहता है। इस सबको पता है।
नेक्स्ट भाग पर जब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो जनन का महत्व पूछता है कि आखिर जनन का महत्व क्या है। जनन के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर जनन का महत्व क्या पूछता है। महत्व नंबर 1 है कि वंश परंपरा की निरंतरता। कहता है कि जो वंश है, अपना कुल खानदान है, वैसे भी जानते हैं कि यदि हम लोग होमोसेपियंस है ना, हम लोग होमोसेपियंस हैं, तो ये सबको पता है कि जो होमोसेपियंस है, तो इसमें ये देखना होगा कि जो होमोसेपियंस है, तो मानव का यहाँ पर जो वैज्ञानिक नाम है, वो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का है। और होमोसेपियंस जब वैज्ञानिक का नाम है और मनुष्य का खास करके इसमें वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस जो नाम है वैज्ञानिक का, इसमें से हम दिखाना चाहेंगे पीडीएफ के माध्यम से कि आखिर जो होमोसेपियंस है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और इस नाम को जानना चाहेंगे कि आखिर वो नाम है। तो हाँ, ये ना, तो इसमें ठीक है, ये चल रहा था होमोसेपियंस। देखना है कि आखिर होमोसेपियंस जो है वो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। इसमें होमो जो है वो क्या नाम है, ये जो है वो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम। और जेनेरिक नेम जो है यानी वंश का जो नाम है वो होमो है, और सेपियंस उसका जो है वो स्पेसीज नेम है। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस हुआ, तो मनुष्य में वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस में पहला जो होमोसेपियंस शब्द है वो जेनेरिक नेम है, वंश का नाम है, और जो सेपियंस है वो स्पेसीज नेम है। तो आखिर इसमें वंश हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले, इसके लिए तो करना पड़ेगा ना जनन की क्रिया। उसमें कहता है प्रजाति का संरक्षण भी होता है। यानी हमारी जानते हो कि बहुत सारा आर्केटो जो ऑप्टेरिक्स है, तो आर्केऑप्टेरिक्स एक प्रजाति है जो आज विलुप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाया नहीं और जब उसकी आगे पीढ़ी नहीं बढ़ा तो आज उसका अस्तित्व इस संसार में नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। तो आर्केऑप्टेरिक्स समाप्त हो चुका है क्योंकि वो जनन की क्रिया निरंतर नहीं बनाए रखा। यदि आप भी सुन रहे हैं और जनन की क्रिया में यदि भागीदारी नहीं निभाते हैं तो आपकी जाति विलुप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए एक जनन की क्रिया से प्रजातियों का संरक्षण भी होता है, ये बिल्कुल याद रखना है। और उसके बाद कहता है कि उत्पत्ति जो होती है वो उत्पत्ति, और उत्पत्ति के साथ साथ जो संतति, यहाँ पर मैं बता दूं, ये संतति जीवों को तैयार करने में सहायक भी होता है। तो संतति जीवों को तैयार करने में सहायता। संतति किसे कहते हैं? जनकों से जन्म लेने वाले जीव को संतति कहते हैं, और संतति जीवों को तैयार करने में भी सहायता मिल जाता है। तो इस तरह से निरंतरता बनी रहती है। इसके बाद अगले भाग में आपको लेकर चलना चाहेंगे
खास करके ये सेशन जो है बोर्ड एग्जाम में जो खास करके ब्रह्मी के जो छात्र होंगे उनको काफ़ी मदद मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होगी कि ऐसी स्थिति में जो बच्चे आगे एंट्रेंस का एग्जाम वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद मिलेगा। आगे लिखता है कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को, ये तो सबको पता है कि जीवों को जन्म से लेकर के उनके प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि है उस अवधि का नाम लाइफ स्पान है, जीवन काल है। लेकिन होता क्या है कि जीवन 0 से शुरू हो रही है और 70 वर्ष पर समाप्त हो रहा है, और इसी के बीच में किसी का डेथ होता है। तो आप कैस में रखिएगा, आपको उसमें ध्यान रखना होगा कि 0 से 70 वर्ष किसी का लाइफ स्पान है और बीच में ही उसकी डेथ होती है, तो ये आपका लाइफ स्पान नहीं कहलाएगा। नहीं, वो घटना थी, वो एक्सीडेंटल मामला है, वो अलग चीज हो गया, उसको नहीं रखा जाएगा। इसलिए सभी जीवों का जो जीवन काल है, मनुष्य ऐसे 100 वर्ष लिखता है। अब जैसे अब 100 वर्ष तो बिल्कुल आपको आश्चर्य लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, न्यूरॉन, ब्लड सर्कुलेशन, पावर सही है, शरीर का इंटरनल ऑर्गन बहुत अच्छा है, तो 100 वर्ष होना कोई भारी चीज नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, आधुनिक समय में इतना पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स इतना है, पोल्यूटेंट्स के आप शिकार हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आप अच्छे से जीवन का अच्छा सफर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत है। एक कुत्ता का देखिए 25 वर्ष होती है, 20 से लेकर, तो ये क्या समझते हैं, बहुत, यानी और भी जीवों का जीवन काल होता है। तो जीवों को जन्म से लेकर के उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के जो अवधि होती है, वैसे अवधि को जीवन काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनन के प्रकार, अभी हमने बात कर रहे थे ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, फर्स्ट बार ही बताए। तो जनन 2 प्रकार का होता है। अब कैसे होता है, जैसे हम आपको, मैं बता दूं कि इस जगह पर, यानी बात है कि आपको अमीबा बनाना हो, बना लिए। अमीबा का जो बीच वाला भाग होता है वो केंद्रक होता है, सबको पता है। तो अमीबा का जो बीच वाला भाग होता है वो केंद्रक होता है, और इसमें जो सेंटर पॉइंट ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्लियर है? तो न्यूक्लियस का होता है, सेंटर पॉइंट होता है सेल का, और ये अमीबा जीव है। अब अमीबा ऐसा जीव है जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, और जो भी एक ही कोशिका से बना हुआ जो शरीर होता है वो यूनिसेलुलर होता है। और यूनिसेलुलर का आकार कैसे ही बना दो हो जाता है, यानी अनियमित आकार होती है। और ये अकेला ही इसका केंद्रक आगे चल करके 2 केंद्रकों में बंट जाता है। तो इसका नाम है, 2 केंद्रकों में टूट जाना, बाइंडरी फिजन इसका नाम है। और बाइंडरी फिजन द्विखंडन है, मल्टीपल फिजन भी होती है, लेकिन बाइंडरी फिजन जो हुआ 2 भागों में बट गया। तो चूंकि एक अकेला ही जो भाग लिया ना, इसमें कोई मेल और फीमेल नहीं है, इसलिए इसका नाम अलैंगिक जनन से है। इसी तरह पैरामीशियम है, ईस्ट है, तो आपको जानकारी हो। लेकिन ये लैंगिक जनन की जब सवाल है, इस लैंगिक जनन पर जब हम लोग फोकस करेंगे लैंगिक जनन को, तो आपको पता होगा कि लैंगिक जनन की स्थिति में क्या होती है, अच्छा से पता होगा। और लैंगिक जनन की स्थिति में मैं बता दूं कि लैंगिक जनन की स्थिति में क्या होती है कि मैं यहाँ पर एक मेल का चित्र दे रहा हूँ, और दूसरा बात यहाँ पर आप लोग को मैं ये भी दर्शा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर एक फीमेल प्रजाति है। तो मेल और फीमेल जब आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल में जो कॉम्बिनेशन होगी वो कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन मेल और फीमेल के बीच जब कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मेल और फीमेल के बीच कॉम्बिनेशन बनेगा, तो दोनों के बीच से आ जाएंगे इनके बेबी आ जाएंगे। चेंज कर लेते हैं, दोनों के माध्यम से बेबी आ जाएंगे। और ये जो बेबी आ गए, तो ये बेबी चूंकि 2 को मिलने से हुआ, तो 2 को मिलना कहीं ना कहीं यह जो विषय बनता है वो लैंगिक प्रजनन का बनता है, लैंगिक जनन का बनता है। तो आप लोग को भी बेहद ढंग से आसान हो रहा होगा, यह टॉपिक बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा पढ़ लेने में। और इसी तरह से हम लोग अगले कड़ी में पहुंचेंगे, और अगला है आपको अलैंगिक जनन। चलिए, अच्छी बात है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन। जितने भी जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं वो करता क्या है कि केवल एक जनक, देखिए यहाँ पर आ गया बात, केवल एक जनक ही भाग लेता है अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही भाग लेता है। तो आपको, हाँ, युग्मक नहीं बनते हैं, गैमेट कहाँ से बनेंगे, गैमेट बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं गैमेट बनेगा,
गैमेट बनता है सेक्सुअल वाले में, लैंगिक जनन वाले में, अलैंगिक वाले में गैमेट नहीं बनेगा। फिर कहता है कि संतान जनक के समान होते हैं, बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हमने अमीबा का नाम लिया, अमीबा का केंद्रक डेवलप कर गया, अब एक केंद्रक जाकर के दो भागों में टूटेगा, है नहीं, दो भागों में टूटेगा। तो देखिए बीच वाला भाग कैसा लग रहा है, दो भागों में आगे चलकर बनेगा। तो चूंकि अमीबा से अमीबा बना, अमीबा से ही उसको लक्षण मिले, यानी ज्यों का त्यों लक्षण मिलेगा। होता मेल और फीमेल अलग अलग ना, तो कुछ न कुछ जेनेटिक परिवर्तन आ जाती है, कुछ जीनों में चेंजिंग आ जाता है। लेकिन जब समानता आया तो समान होना यहाँ क्लोन कहलाता है, और इसे आप हिंदी में कहेंगे तो इसे एक पुंजक कह सकते हैं। चलिए, कभी कभी आता ही रहता है प्रश्न कि क्लोन प्रोपगेशन से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोन प्रोपगेशन। तो आखिर आपको पूछेगा तो आप क्लोन प्रोपगेशन में कहना कि सिमिलरिटी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज सेड टू बी क्लोन प्रोपगेशन। कहने का मतलब कि क्लोन प्रोपगेशन में आप जो जन्म लेने वाले संतान होते हैं वो जनकों के समान होते हैं, तो जनकों के समान होना ही क्लोन कहलाता है, एक पुंजक कहलाता है। बहुत अच्छे से आप लोग हैंडल कर रहे होंगे, सारे प्रश्न को मैं लेकर चल रहा हूँ। विखंडन क्या है अभी मैंने बता रहे थे, विखंडन, अभी तो फिजन बता रहे थे, बाइनरी फिजन, और जनक का विभाजन होकर नए जीव बनते हैं। बहुत सही बात है। कहने का मतलब कि फिर से एक अमीबा का चित्र ले रहा हूँ, और यह अमीबा का केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाता है। अब न्यूक्लियस टूटा तो परिवार बांटेंगे तो घर भी चाहिए ना, परिवार को बांटेंगे घर नहीं बनाएंगे दिक्कत होगी। तो इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म होती है, कोशिका द्रव जिसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म इसके बाहर आकर, इसके बाहर भी आकर के सेल बॉल बना देता है, और यह सेल सुरक्षित हो जाता है, सेल जो है सुरक्षित हो जाता है। तो एक केंद्रक से दो केंद्रक यानी दो सेल जो बना, इसे डॉटर सेल कहते हैं, इसका नाम डॉटर सेल से है। और डॉटर सेल बन गया तो ये डॉटर सेल को बनना, दो पुत्री कोशिका को बनना जो हुआ वह एक विखंडन है, और चूंकि दो ही बना है इसलिए इसका नाम बाइनरी फिजन भी रख देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम बाइनरी फिजन भी हो गया, द्विखंडन हो गया, तो विभाजन होकर नए जीव बन गए, ये सही बात है। द्विखंडन किसमें होती है, अमीबा में होती है, बहु है ना, प्लाज्मोडियम है ना, बहुखंडन। हालांकि आप अमीबा में भी लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहे कि कैसे होता है अमीबा में, है ना, अमीबा में भी बहुविखंडन होता है। ऐसे प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम में आपको प्रोटोजोआ है, और जिस घर में प्रोटोजोआ है, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके बता देना चाहेंगे कि थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं बता देना चाहेंगे इसको कि आखिर ये तो समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा देखिएगा कि जो एक होता है कि प्रोटिस्टा, एक प्रोटिस्टा जो किंगडम है, किंगडम का नाम प्रोटिस्टा है, क्लियर हो गया। और प्रोटिस्टा के घर में ही रहता है प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा में है, तो प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा में है, और यही प्रोटिस्टा में जाकर अमीबा भी घर बना लेता है। यानी प्रोटिस्टा में रहने वाले दो जीव हैं, अमीबा और प्रोटोजोआ। तो क्लियर हो गया कि जो प्रोटोजोआ का जो रूप है वही अमीबा का है, ये क्लियर हो रहा होगा। तो अमीबा जब यहाँ प्रोटोजोआ में हो रहा है बहुविखंडन, तो अमीबा में भी होगा बहुविखंडन। वो भी कौन सी दशा में, इसको भी थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। जैसे कहता है कि जब फूड मटेरियल इसको नहीं मिल रहा हो, अमीबा को जब भोजन नहीं मिलती है, जल का अभाव हो जाता है, जैसे कहने का मतलब जल, भोजन, और इसके लिए नियमित तापक्रम नहीं रहा, तो क्या करता है कि अमीबा अपने चारों तरफ से 3 लेयर बनाता है, 3 लेयर बनाता है, और ये 3 लेयर का नाम सिस्ट होता है। देखिए सुरक्षा कवच बनाता है, ठंडा बढ़ती है, लोग कोट जैकेट पहनते हैं, बिल्कुल सबको पता है। उसी तरह से 3 स्तरीय जो परत बना, इस 3 स्तरीय परत का नाम सिस्ट है। और जैसे ही अब अमीबा के लिए अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है कि सिस्ट घुल जाता है, कि अंदर का जितना भी केंद्रक हैं वो सभी केंद्रक बाहर हो जाता है, तो एक केंद्रक को कई केंद्रकों में बढ़ जाना ही बहुविखंडन कहलाता है। यह तब होती है जब अमीबा के लिए प्रतिकूल वातावरण आता है। आगे है 8 नंबर पर बात करेंगे तो कलिका जनन। चलिए बहुत अच्छा बात आप लोग को सामने आया है, और ये आपको
8वें पेज में हम आप लोग को लेकर चल रहा हूं और ये देखना है। आप लोग को मैं बताता हूं कि गांव के जो क्षेत्र होता है, जहां खेत होती है, खेतीबाड़ी होती है, मेड़ होती है, छौर होता है, पिंड होता है, वहां पर आप एक पत्ते वाला सीज देखा होगा। और पत्ता वाला जो सीज होता है, उस सीज को जो आपने आकार देखा होगा, इस तरह से आकार देखा होगा, इस तरह से आकार देखे होंगे, उस पर बना हुआ, बिल्कुल देखे होंगे ऑलरेडी। तो आखिर जब ये सीज पर ये देखिएगा कि ये तो मूल हिस्सा था और इसी पर इसका दूसरा हिस्सा निकल गया, उसके ऊपर एक अन्य हिस्सा भी निकल गया। तो चूंकि यहां पर बात क्या है कि ये जो नया हिस्सा निकला ये बड है, बड को मुकुल कहते हैं। अब इस पर देखिएगा कभी कभी फ्लावर भी लग जाता है, फ्लावर फूल भी इस पर आ जाते हैं, कभी कभी कांटे भी इस पर होता है। तो कुल मिलाकर के जो ये निकला तो मूल हिस्सा ही हो गया। इसको नाम है मातृ शरीर, इसका नाम है पेरेंटल बॉडी, इंग्लिश में बात करेंगे तो जो पेरेंटल बॉडी है इसके ऊपर में जो बड निकला, तो यही बड को निकलना जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम बडिंग है। बहुत अच्छा बात, यानी पेरेंटल बॉडी के सतह पर छोटे छोटे उभार निकलते हैं, बड कहलाता है। और ऐसे बड को निकलने की जो क्रिया है, उस क्रिया का नाम बडिंग है, कलिका जनन है, या फिर इसे मुकुलन भी कह देना कोई भारी चीज नहीं है। तो आपका प्रश्न बनेगा कि मुकुलन से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर मुकुलन से क्या समझते हो, आराम से आपको आ गया कि ये मुकुलन है। होता क्या है कि जो ये निकलता है, ये पोषण प्राप्त कहाँ से करेगा। सवाल तो यह है, आपको पता है कि जन्म देने वाले जो जननी माता होती है, अपने बच्चे को उस समय तक स्तनपान कराना नहीं छोड़ती है जब तक कि बच्चा पूर्व से वो भोजन खाने योग्य नहीं बन जाता है, पूर्व से उसका पालन नहीं हो जाती है। तो उसी तरह से यानी ये जो नया बड बनता है, पेरेंटल बॉडी उस समय तक उसको नहीं छोड़ पाता है जब तक कि ये पुनः विकास की क्रिया के लिए अग्रेसिव नहीं हो जाता है। जब पूरा ये जब तैयार हो जाता है तो टूटकर अलग भी हो सकता है और अपने जनकों की तरफ व्यवहार शुरू कर सकता है। ये मुकुलन की बात है। और ऐसी स्थिति में जनक के शरीर पर कली बनती है। देखिए, यही कली जो बड कहलाता है, कली विकसित होकर नया जीव बन जाता है। अभी मैंने बोला कि टूटकर नए जीव की तरफ व्यवहार। उदाहरण में ऐसा है कौन, तो यहाँ ईस्ट है, ईस्ट को खमीर कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको कहीं नहीं जाना, हाइड्रा है ना, समुद्री जीवों के अध्ययन है, सब जीव है। तो आपको पता है कि ये जो खमीर है, एक खमीर आपको अच्छे से जानकारी होगा, गुथा हुआ आटा को आप रख देते हो, स्वाद खट्टा हो जाता है। इसी तरह से आपको पता है कि अन्य जीव जो तैयार होता है, मुरब्बा तैयार हो रहा है, ये सब ईस्ट के कारण ही ऐसा होता है, बिल्कुल जानकारी होगा। आप वही नहीं, आपको पता है कि आप 2 दिन के बाद आप उस वस्तु को रेडी करते, जैसे खाने वाला मिठाई में जलेबी होता है, उसकी जो मैदा होता है तैयार करके आप रखते हैं। किस लिए? क्योंकि ईस्ट के कारण। गन्ना का रस जो खट्टा होता है वो ईस्ट के कारण ऐसा होता है। और इसमें अलैंगिक जनन बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और वो होगा 9 नंबर में कि आपका जो कंडीशन क्या है, बीजाणु जनन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, ये देखना है। अब तो समझना होगा कि आखिर बीजाणु जनन क्या है, और बीजाणु को इंग्लिश में स्पोर कहते हैं, और यहाँ जनन एक शब्द है जो फॉर्मेशन है। कहता है बीजाणुओं द्वारा जनन, बीजाणुओं द्वारा जनन होना तय है। देखिएगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेल गैमेट का क्रॉस फीमेल गैमेट का। तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है, बीजाणु ही तो है, और इसके द्वारा जनन होता है। अनुकूल परिस्थिति में अंकुरन होता है, और इसके लिए आपको उदाहरण है राइजोपस। राइजोपस कहाँ है, वो राइजोपस कहाँ से मैंने लाया, कहीं से नहीं लाया। आपको याद होगा, वो फंगी के बारे में जान रहे होंगे, जिसको कवक कहते हैं। कवक, इसमें कोनिडिया भी होती है, कोनिडिया आपको याद होगा। ये जो राइजोपस होता है, होता क्या है कि कोनिडिया जैसे ही प्रतिकूल वातावरण का सामना करता है कि उसकी ऊपरी कवच खुल जाती है, कि दूसरे हिस्सा से आने वाले जो कण होते हैं वो कण हवा में उड़कर आते हैं और उस पर बैठ जाता है, और इस क्रिया का नाम निषेचन होता है। बताइए तो
अब जब वो कोनिडिया की बात कर रहे हैं, राइजोपस की बात कर रहे हैं, वो प्रतिकूल अवस्था में उसकी पंखुड़ियाँ खुल जाती है और उसी खुला हुआ आवरण में आकर हवाओं द्वारा उसका कण आकर के मेल भाग का कण उसके फीमेल वाले भाग पर आ जाता है, तो यहाँ बीजाणुओं द्वारा होने वाले जनन कहलाता है, अंकुरण कहलाता है, और यह गुण होता है राइजोपस में। राइजोपस जो होता है किसके अंतर्गत है? कवक के कारण। और आपको पता है कि भीगे हुए हाथ से जब अचार को छू देते हैं तो अचार भुआ जाता है, यानी बर्तनों में कई दिन का रोटी रख दीजिए तो खराब हो जाता है, उसमें भुआ लग जाता है, फफूंदी लग जाता है। फफूंदी लगना ही यहाँ पर ये बात कवक का है, इसलिए कवक के बारे में आप ये जान रहे हैं। इसके बाद खंडन है, फ्रेगमेंटेशन है। तो आखिर एक खंडन में भी आप लोग को पता होगा कि खंडन में कौन सी क्रिया हो रही है, इस पर मैं बात करूंगा। तो जनक का शरीर खंडों में टूटता है, अभी अमीबा में मैंने दिखाया, प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है, अमीबा की बात कर रहे हैं। और यहाँ स्पाइरोगाइरा आ गया, क्योंकि सर अमीबा तो था ही, उसके अलावे उदाहरण भी लीजिए, मैंने स्पाइरोगाइरा दे दिया। देखिए क्या होता है, ये जो होता है वो अलगी का नाम सुने होंगे, अच्छे से जानते होंगे। अलगी मीन्स शैवाल, और शैवाल की दो प्रजातियां हैं, है ना। अलगी की दो प्रजातियां को आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूं। अलगी का दो प्रजातियां हैं, एक है क्लेमाइडोमनास, एक है क्लेमाइडोमनास और दूसरा है स्पाइरोगाइरा। यस, अब स्पाइरोगाइरा है और क्लेमाइडोमनास है। शायद पत्थरों, चट्टानों पर, पहाड़ों, पर्वतों पर बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि बरसात का दिन हो और आप पहाड़ों पर जा रहे हो, तो पहाड़ों पर जो पत्थरों पर जो चिकनापन आ रहा है, पत्थरों पर जो काई लग रहा है, जो फिसलन के कारण समस्या तो होती है। तो पत्थरों और चट्टानों पर मिलने वाला जो शैवाल है ना, वो क्लेमाइडोमनास है। लेकिन आपके कच्ची मकान में जो बांस होता है, लकड़ियाँ होती हैं, उस पर भी बरसात के दिनों में काई आ जाता है, शैवाल आ जाता है, तो वो मिलने वाला स्पाइरोगाइरा है। तो इसलिए आपको सही उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। और स्पाइरोगाइरा से मैं आपको परिचय करवाया कि क्लेमाइडोमनास कहाँ है और स्पाइरोगाइरा कहाँ है। और शैवाल ही ऐसा प्रजाति है, ये भी एक चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग कि शैवाल उदाहरण अलैंगिक और लैंगिक दोनों का है, क्योंकि इसमें बीजाणु भी बनता है। वाह, यानी खंडन तो होता ही है लेकिन इसमें बीजाणु भी बनता है, और इसीलिए अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन करने वाले कोई जीवों का उदाहरण है। तो यह सवाल है। कई बार तो कंपटीशन में, यानी जो बिहार से संबंधित जो डिफेंस विभाग का तैयारी करने वाले हैं, साथ ही साथ कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल कंपटीशन के माध्यम से बिहार दरोगा का फॉर्म भरते हैं, और उसमें उनको पूछ देता है कि कौन सा निम्नलिखित में से जीव ऐसे हैं जिसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों माध्यम से जनन होता है। अब उस समय दिमाग उनको खराब होने लगता है, क्योंकि साइंस का प्रश्न है। इसलिए साइंस के प्रश्न में ये ध्यान देना होता है कि सवाल इसका सही उदाहरण है। तो हम आपके साथ जो टॉपिक तैयार किया है, आप अच्छे से टॉपिक को पढ़िएगा, अच्छे से आप एग्जाम को लिए रेडी हो जाना। फिर हम इसके बाद का टॉपिक को पुनः लेकर आएंगे, नेक्स्ट पेज को लेकर के आएंगे। तब तक का इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।